आज हम अपना एक बहुत पुराना टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। वैसे तो ये माइक्रोस्कोप का ही एक पार्ट है, वहाँ पे हमने देखा था बहुत पहले, हमने समझा था कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक लाइट माइक्रोस्कोपी, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी के सारे टाइप्स को हमने देख लिया है, प्लेलिस्ट अलग से बनी है, पहचानने को पहचान जाएंगे। जो लोग पूछते हैं कि बीएससी में है, एमएससी में है, कहाँ है, देखिए जिसके सिलेबस में है वो वहाँ से जाकर देख ले। एक वीडियो में इतना ज्ञान जरूर दिया रहता है, इतनी आपके लिए पर्याप्त नॉलेज है कि आप बीएससी में हो या एमएससी में, आप उसे आसानी से नोट कर सकते हैं, वो आपके पूरे काम आएगी। तो ये डाउट अपने मन में मत रखा करिए कि ये सिर्फ बीएससी वालों के लिए या सिर्फ एमएससी वालों के लिए, ये सबके लिए है। जो भी जिसके में ये टॉपिक है वो ये चीज़ आराम से देख, सुन और नोट कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। सबसे पहले आइए समझते हैं कि क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। हमने इतना पहले की वीडियो में जान लिया, मैं प्लेलिस्ट में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं इसकी और सारी वीडियोस। तो आपको पहले ये समझना है, आप ये जानते होंगे कि लाइट माइक्रोस्कोपी जो थी उसमें लाइट एज अ सोर्स के रूप में हम यूज़ करते थे, ठीक है। यानी कि लाइट माइक्रोस्कोपी में मेन सोर्स लाइट था जिसके माध्यम से हम स्पेसिमेन को देख पाते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है? इसमें लाइट सोर्स की जगह इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ किया जाता है। यानी कि बहुत सिंपल भाषा में कहा जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन का यूज करके स्पेसिमेन की एक क्लियर इमेज प्राप्त की जाती है। और इसके अलावा एक डिफरेंस इनमें ये है कि इसकी जो मैग्नीफाई पावर होती है, इसकी जो जूम करने की क्षमता होती है, वो लाइट माइक्रोस्कोपी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बहुत ही ज़्यादा डीपली, बहुत ही डिटेल इमेज एक सेल की दे सकती है जितना आपकी लाइट माइक्रोस्कोपी नहीं दे सकती। उसके अलावा अन्य चीज़ें भी हैं, जैसे आप इसमें कभी भी लिविंग सेल को, जीवित सेल को एग्जामिन नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। दूसरा, इनको वैक्यूम में ही करना होता है। पहले वैक्यूम क्रिएट करेंगे, उसके बाद ही हम स्पेसिमेन को सी कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जबकि लाइट माइक्रोस्कोपी की जो टाइप्स हैं उसमें ऐसा नहीं है। उसमें लिविंग सेल को भी देख सकते हैं, डेड सेल को भी देख सकते हैं, वैक्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वैसे हम जनरली भी देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो बहुत सारा पॉइंट मिलता जाएगा। एक एक करके पहले समझते हैं। सबसे पहले बात इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाते जाते हैं, क्योंकि ऐसे समझाने का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि बाद में मुझे वापस से लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक तो सबसे प्यारा और बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन तो यही है कि एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ माइक्रोस्कोप दैट यूज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन या एज अ सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें लाइट के स्रोत के रूप में, लाइट के सोर्स के रूप में इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया जाता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें लाइट के सोर्स के रूप में, लाइट के स्रोत के रूप में आपकी इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया जाता है। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, रोशनी के स्रोत के रूप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है। यही प्यारी सी बात है। अगर आप इतनी से समझ गए तो मन में डाउट आएगा ही नहीं। अगर कोई जनरली पूछ दे कि भैया इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा तो यही है कि भैया बात कुछ ऐसी है कि उसमें लाइट चाहिए, इसमें लाइट नहीं चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉन का बीम चाहिए। उसमें लाइट सोर्स था, इसमें लाइट सोर्स की जगह इलेक्ट्रॉन बीम है जो स्पेसिमेन की एक क्लियर इमेज प्राप्त करवाती है। उसके अलावा इसमें हम डेड यानी कि मरा हुआ और सूखा हुआ, ड्राई और वैक्यूम क्रिएट करके ही इमेज को या स्पेसिमेन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जबकि उसमें ऐसा नहीं था, उसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल और डेड सेल दोनों को देख सकते थे और वैक्यूम क्रिएट करने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी। इसी चीज़ को थोड़ा सा बदल के ऐसे कह सकते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मैग्नीफाई अ स्पेसिमेन। यानी कि बिल्कुल सेम बात कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्पेसिमेन को मैग्नीफाई करने के लिए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया जाता है। एकदम कॉमन सी, बहुत ही सामान्य सी बात है। इट हैज़ अ हायर रेजोल्यूशन पावर ऑफ अप टू 1,000 1 लाख गुना, ठीक है,
यानी फिर यहाँ पे ये कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी रेजोल्यूशन पावर 1,00,000 गुना होती है, 1,00,000 गुना या से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्या होती है उसकी रेजोल्यूशन पावर, उसकी जो एकदम क्लियरिटी वाली इमेज है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत शुद्ध, बहुत एक्स्ट्रा डीप, मतलब डीप तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक है कह सकते हैं डीप, मतलब बहुत ही क्लियरिटी की इमेज, बहुत गहराई की जाके इमेज ला के आपको देती है, बहुत ही डीप इमेज, बहुत ही क्लियर इमेज देती है। इट इज़ मेनली यूज टू ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर तो ऐसे जनरली माइक्रोस्कोप से भी हम देख सकते हैं जो लाइट माइक्रोस्कोप है, लेकिन उसके अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर के भी अंदर के स्ट्रक्चर को, यानी कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ हमें 3D इमेज भी देता है। ठीक है, 3D इमेज देता है तो और ज़्यादा क्लियरिटी होती है। तो इन्हीं सभी वजह से हम कह सकते हैं कि इसको मेनली इंटरनल स्ट्रक्चर और अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए आगे की लाइन देखिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज एन टेक्निक फॉर ऑब्टेनिंग हाई रेजोल्यूशन इमेज ऑफ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। ठीक है, वही चीज़ कही जा रही है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वो ऐसी टेक्निक है जिसकी सहायता से हम बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन की एक हाई रेजोल्यूशन वाली, एक बहुत ही क्लियर, बहुत शुद्ध, बहुत ही उच्च आवर्धन क्षमता वाली इमेज प्राप्त कर सकते हैं। मतलब बहुत क्लियर, बहुत ही ज़्यादा डीप क्लियर वाली इमेज प्राप्त कर सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन अ बायोमेडिकल रिसर्च टू इन्वेस्टिगेट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, सेल्स, ऑर्गेनल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल के जो स्ट्रक्चर होते हैं और अल्ट्रा स्ट्रक्चर होते हैं उनके एग्जामिनेशन में, उनके इन ऑब्जर्वेशन में हेल्प करती है। ठीक है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप हैविंग अ हाई रेजोल्यूशन ऑफ इमेज एबल टू मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट इन नैनोमीटर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स को, स्पेसिमेन को नैनोमीटर में भी मैग्नीफाई करने की क्षमता रखती है। ठीक है, ये चीज़ें समझ लीजिए। विच आर फाउंड बाय कंट्रोल यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का वैक्यूम में सही मात्रा में उसको कंट्रोल करके उसको हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर कैप्चर करके देखते हैं। ठीक है, यानी कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर ही वो स्पेसिमेन की इमेज शो करता है और वहाँ से ही हम उसे देख के समझ पाते हैं, उसके क्लियर इमेज प्राप्त कर पाते हैं कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गई? आगे समझिए। इसको खोजने वाला इंसान कौन था तो वो भी समझ लीजिए। अर्नस्ट रुस्का एंड मैक्स नॉल, इन दोनों लोग ने मिलकर 1931 में अपना पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को बनाया था। फिर इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए आज के जो मॉडर्न आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखते हैं उनको तैयार किया गया है इसी प्रोटोटाइप के बेस पर। ठीक है, तो इसीलिए अगर कहा जाए कि किसने बनाया तो मैक्स का और रुस्का का नाम तो बनता है, वरना गुस्सा हो जाएंगे तो कौन मनाने जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें थी, ये आपने समझ ली। अब जरा सा हम इसकी अन्य चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं। ये तो अभी हम बस इसके एक तरीके से मोटा मोटा इंट्रोडक्शन देख रहे थे। ठीक है, अब दूसरी तरफ चलेंगे तो बात तो अब यहाँ पे बनती है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है। लेकिन इसके वर्किंग प्रिंसिपल को आज देखना कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अगर एक वीडियो में ये सब क्लियर नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ना सही नहीं बनता है। इसीलिए इस वीडियो में वर्किंग प्रिंसिपल छोड़कर जो इसकी अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता देता हूँ, इसके टाइप्स को बता देता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में जो इसके दो टाइप होते हैं, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वो दो टाइप का होता है, एक TEM एक SEM, यानी कि एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और दूसरा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इन दोनों को डिटेल में हमें देखना है क्योंकि पेपर में ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। सो इस वजह से इन टॉपिक्स को हम अलग अलग वीडियो में पूरा डिटेल में क्लियर कर लेंगे। आज की वीडियो में हम उन चीज़ों को देख लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से संबंधित है, ना कि उसके टाइप से संबंधित है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले आपको बता देता हूं, आप तो जान ही चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दूसरा आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक, अब इनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हम किसी अन्य वीडियो में देख लेंगे। आज हम सिर्फ इसके ऊपर से टाइप्स को समझ लेते हैं।
अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। तो वो यूज समझ लीजिए, क्योंकि पेपर में ये भी पूछता है कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, तो वो भी समझिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर यूज टू इन्वेस्टिगेट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, बायोप्सी सैंपल्स, मेटल्स एंड क्रिस्टल्स। यानी कि यहाँ पे फारसी लैंग्वेज में ये कहना चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसका यूज बड़ी मात्रा में, वाइड रेंज में बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को, बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर को, बहुत डीपली स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। तो वही चीज़ें लिखी भी थी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर यूज टू इन्वेस्टिगेट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल एंड इनऑर्गेनिक स्पेसिमेन या नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, बायोप्सी सैंपल्स, मेटल्स एंड क्रिस्टल्स। ठीक, समझ में आ गई चीज़ें। दूसरी समझिए, इंडस्ट्रियली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर ऑफ्टन यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड फेलियर एनालिसिस। ठीक है, अगर बात की जाए फैक्ट्री के रूप में, थोड़े बड़े बड़े रूप में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ क्वालिटी के कंट्रोल में और उसके फेलियर एनालिसिस में भी हेल्प करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसके थ्रू ये चीज़ें की जाती हैं। किसमें? इंडस्ट्रियल में, यानी कि बड़ी बड़ी चीज़ों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें क्वालिटी के कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। तीसरी बात, modern electron microscopes produce electron micrographs using specialized digital cameras to capture the images। यानी कि आधुनिक जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स को प्रोड्यूस करके, उसका यूज करके जो स्पेशलाइज्ड डिजिटल कैमरास होते हैं उनके थ्रू आपकी इमेज को कैप्चर करता है। यानी कि इमेज को पकड़ता है, कैप्चर करना मतलब इमेज को निकालता है, खींचता है, जो भी कह लीजिए। और चौथी लाइन है, द साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ओन्स इट्स डेवलपमेंट टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर पैथोजेंस हैव मेड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज वेरी इफेक्टिव। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, समझ तो आ ही गया होगा। आप ये समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसके आ जाने से माइक्रोबायोलॉजी यानी कि जो छोटे छोटे जीव की स्टडी है उसमें भी बहुत ही भयंकर तरीके से ग्रोथ देखने को मिली है। क्योंकि इनकी वजह से ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और अन्य जो पैथोजेंस हैं जो हमारी बॉडी के लिए ख़राब होते हैं, उनके ट्रीटमेंट को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सका है। उसके पीछे भी एक हाथ आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का ही है, क्योंकि उसकी वजह से हमें उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिटेल स्ट्रक्चर प्राप्त होती है और हम उसके सही रीज़न, सही कारण का पता कर पाते हैं और उस हिसाब से हम उसके हिसाब से बहुत अफेक्टिव ट्रीटमेंट दे पाते हैं उस इंसान को। ठीक है, यही पूरी बात थी, यही आपका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का कि कहाँ पे उनका यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे कि क्या क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के फ़ायदे हैं, और जब फ़ायदे की बात करेंगे तो हम साफ साफ कहेंगे कि क्या क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के घाटे हैं, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एडवांटेज क्या हैं, फ़ायदा क्या है। तो आइए समझिए कि इनके फ़ायदा क्या हैं। सबसे भयंकर वाला और सबसे बड़का वाला जो फ़ायदा है वो तो यही है कि हाई रेजोल्यूशन और हाई मैग्नीफिकेशन मिलता है। तो आप पहली लाइन तो ये डाल दीजिएगा कि वेरी हाई मैग्नीफिकेशन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर जूमिंग पावर होती है, बहुत ही ज़्यादा नैनोमीटर में जाके एकदम घुस घुस के अंदर अंदर तक दिखाता है। ठीक है, एक तो फ़ायदा यही है। दूसरा, इनक्रेडिबली हाई रेजोल्यूशन, बहुत ही ज़्यादा प्योर, बहुत ही ज़्यादा शुद्ध, एकदम क्लियर रेजोल्यूशन वाली इमेज प्राप्त होती है। दूसरा फ़ायदा ये है। तीसरा फ़ायदा है मटेरियल रेयरली डिस्टॉर्टेड बाय प्रिपरेशन। ऐसा नहीं होता है, बहुत ही
कम चांसेस है या ना के बराबर चांसेस है कि जो इसमें मटेरियल का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, वो ख़राब हो जाए। बहुत रेयरली होता है कि वो डिस्टॉर्टेड हो जाए, ख़राब हो जाए। जबकि अन्य जो माइक्रोस्कोप है, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप की जो टाइप्स थे, उसमें हमें स्पेसिमेन को तैयार करना पड़ता है और बहुत पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर स्पेसिमेन के डेड होने या ख़राब होने या मरने के चांसेस रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके चांसेस बहुत रेयरली होते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू इन्वेस्टिगेट अ ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड। तो अब ये तो जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से किसी भी फील्ड में आप उसकी जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बहुत गहराई में जाकर देख पाते हैं। तो इसी की वजह से पॉसिबल हो पाता है कि आप किसी भी फील्ड में बहुत गहराई तक जाकर इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं। इतना ज़्यादा इसकी मैग्नीफाई पावर है, इसकी रेजोल्यूशन पावर है, बहुत क्लियर इमेज देता है। तो इसी की वजह से ये पॉसिबल होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से पॉसिबल होता है। और भी बहुत सारे डाइवर्स एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों पर इसके यूजेस हैं, उपयोग हैं। ठीक है, बात करते हैं इनकी कमियां क्या हैं। जब फ़ायदा है तो कुछ डिसएडवांटेज, कुछ घाटा, कुछ हानि तो होगी। तो वो हानि समझिए कि इसकी घाटे क्या हैं। तो देखिए इसे घाटा क्या है। द लिव स्पेसिमेन कैन नॉट बी ऑब्जर्व, यानी कि जो जीवित स्पेसिमेन है हम उसको इसमें ऑब्जर्व नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे बात खत्म हो गई, जिंदा को देख ही नहीं सकते, मरा हुआ को देख के क्या ही करेंगे। लेकिन हाँ, मरे हुए से भी बहुत सारी चीज़ें ज्ञात की जा सकती है और उसके बेस पे जीवित के ऊपर क्या कर सकते हैं वो भी जाना जा सकता है। ठीक है, एज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम इज़ वेरी लो। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बीम की विभेदन क्षमता है वो बहुत ही कम होती है। इसी वजह से जो ऑब्जेक्ट है, जो स्पेसिमेन है, हमको वो बहुत ही थिन काटना पड़ता है, बहुत ही थिन, बहुत ही पतला। तो वही लिखा है, द ऑब्जेक्ट शुड बी अल्ट्रा थिन, फॉर दिस द स्पेसिमेन इज ड्राइड एंड कट इनटू अल्ट्रा थिन सेक्शन बिफोर ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर किसी चीज़ को हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है तो उस स्पेसिमेन को हमें सबसे पहली बात तो बहुत ही अल्ट्रा थिन पार्ट में काटना होगा, सेक्शन में काटना होगा, और फिर उसको सुखा के फिर ही उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बात। As the electron microscopy works in a vacuum, the specimen should be completely dry. एक चीज़ तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वैक्यूम में वर्क करती है और उसमें उस स्पेसिमेन का टोटली ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, कम्प्लीटली सूखा होना बहुत ज़रूरी है। इसकी एक ख़राबी ये भी है कि इसको मेंटेन करना, इसको बिल्ड करना काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, काफ़ी खर्चीला है, इसी वजह से एक तो ये भी दिक्कत है। इसके अलावा इसका एक प्रॉब्लम ये है कि इस टाइप के जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो वाइब्रेशन और बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो वहाँ पे भी इनका ध्यान देना पड़ता है। तो ये कुछ इनकी कमियां थीं, ये कुछ इनके डिसएडवांटेज थे। अब अगली वीडियो में हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे कि ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी कैसे वर्क करती है और उसका क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है और कौन कौन से उसमें पार्ट आते हैं, वो सारी चीज़ों को हम समझेंगे, यानी कि उसके कंपोनेंट को देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो मन में आए वो कर लीजिएगा। ठीक है, टाटा बाय।